जय हिंद दोस्तों। आज मैं एसएस कॉलेज चास में स्थित हूँ। आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट में एक महान शख्सियत हैं जिनका नाम डॉक्टर गुनाराम महाथा है। वर्तमान में एसएस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इनके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र के बारे में एक दरिया क्या ही बताएगा। शिक्षा के जगत में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। शिक्षा की नई नींव इस चास के क्षेत्र में सर ने किया है। तो सर से आज की पॉडकास्ट करने का एक ही रीज़न है कि इनके जो अनुभव है, जो सर का एक्सपीरियंस है, सर का जो ज्ञान है, हम बच्चों तक पहुंच पाएँ, हम विद्यार्थी तक पहुंच पाएँ। इनके अनुभव से हम अपने जीवन की सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सर, सर आपका जीवन का स्ट्रगल कब से स्टार्ट हुआ? मेरे जीवन का स्ट्रगल मेरे जन्म के 2.5 साल के बाद शुरू हुआ। जी सर। 2.5 साल की अवस्था में हमको पोलियो मार दिया। जी जी। पोलियो की वजह से मेरा 2 पैर जी जी। उन्हें बेकार हो गए। जी जी। तो चूँकि पिताजी मेरे संपन्न थे, जी जी। उनके चलते पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं भी पढ़ने बहुत इच्छुक था। पिताजी गाँव के स्कूल में मैं पढ़ा। उसके बाद मैं रामरुद्रा हाई स्कूल में आकर के अपना एडमिशन लिया। रामरुद्र एडमिशन में महाविद्यालय में मैं हॉस्टल में छात्रावास मिला। छात्रावास भी हमारे गुरुदेव स्वर्गीय मनबोध महाथा जी ने हमें देख करके वो प्रभावित हुए और अपने बगल में हमको कमरा दिए और हमको बड़ी स्नेह दृष्टि से देखते थे और वो ज्ञान दिए कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, व्यक्ति को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंतर में झांकना पड़ेगा। आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अंदर में झांकें, तभी वहीं से आपको ये प्रश्न मिलेगा। आपका लक्ष्य का जो मार्ग है वहीं से आपको मिल जाएगा। तो सर, आपके विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़े चैलेंज आपके क्या थे? जैसे आप विद्यार्थी जीवन में रहे हैं, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज किस वक्त रहा है? मेरे विद्यार्थी जीवन में चैलेंज यही रहा, सबसे बड़ा चैलेंज रहा मेरे पैर का। मैं रामरुद्रा से पास करने के बाद सेंट कोलम्बस हजारीबाग में एडमिशन लिया। वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग, छात्रावास, बहुत तरह की, तो चैलेंज था मेरे पैर का। लेकिन मैं कभी भी इस चैलेंज इसको हम अपने डिस्करेज नहीं किया कि मेरा पैर नहीं है। मैं इसको कोई नीचे देखा ही नहीं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ और करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये मेरा सबसे बड़ा शारीरिक चैलेंज था। जो शारीरिक चैलेंज करता है उसको मैं कभी भी बराबर अनदेखा कर दिया। सोचा ही नहीं मैं हैंडीकैप्ट हूँ, नेवर, कभी नहीं सोचा मैं हैंडीकैप्ट हूँ। और इसी सोच के चलते मैं पढ़ सका रामपुर आपका सेंट कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग में। सर, क्लास 12 बच्चे पास करते हैं, उसके बाद आते हैं कॉलेज में। तो 12 के बाद बच्चे जो साइंस, आर्ट्स या तो कॉमर्स स्ट्रीम का जो सिलेक्शन करते हैं, बच्चे को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। गार्जियन भी समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को आर्ट्स दें, साइंस दें या कॉमर्स दें। क्योंकि आर्ट्स अगर बच्चे लेना चाहते हैं तो एक परंपरा है कि आर्ट्स जो है कमजोर बच्चा लेता है। ये परंपरा बन गया है। सबसे ब्रिलियंट को बोला जाता है कि तुम साइंस लो, फिर से कमजोर को कॉमर्स लो, फिर से कमजोर उसको आर्ट्स। तो सर, 12 के बाद बच्चे सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस प्रकार से करें? 12 के पास बच्चे का सिलेक्शन हमारा एडमिशन कमेटी जो है वो बच्चे को समझाती है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा है, कैसे पढ़ते हो, कहाँ से आते हो। उस हिसाब से वो कहते हैं तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट अच्छा होगा। या आप साइंस लो, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, पॉलिटिकल साइंस लो, मतलब हिस्ट्री लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारे जो एडमिशन कमेटी है इस पर, इस महाविद्यालय में, स्वामी शाहजहां महाविद्यालय में, वो विशेष तरह के ध्यान देती है। तो जो गार्जियन समझते हैं कि आर्ट्स मतलब कमजोर बच्चा, उस तरह के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, आर्ट्स मतलब कमजोर बच्चा नहीं, आर्ट्स मतलब कमजोर बच्चा नहीं। आज के समय में देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, अच्छे स्टूडेंट, कंपटीशन व्यू से वो आर्ट्स में चल जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेते हैं या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं आदि आदि।
कंपटीशन के लिए बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी अब आर्ट्स में आ रहे हैं। सर आज का जो स्मार्ट वर्क है और हार्ड वर्क है, बच्चे इन दोनों के बीच बैलेंस करके अपने जीवन जो अपने एजुकेशन जो क्षेत्र में आगे बढ़ किस प्रकार से बढ़ेंगे? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का बैलेंस किस प्रकार से होना चाहिए बच्चों का? देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, जी ये जो वर्क है ना, जी जी ये कोई परिस्थिति नहीं है। जी जी। वर्क है, काम है। हार्ड वर्क हो या चैलेंज वर्क हो, जो भी हो, इसमें कोई फर्क हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि एम का जो लक्ष्य प्राप्त व्यक्ति को है, जी जी, उसको प्राप्त करना है वर्क करके, लेबर करके। जी जी। और सबसे बड़ी बात है, लेबर करने के बाद ही व्यक्ति उच्च स्थान पर पहुंचता है जहां उसका एम है। आप मान लीजिए, जब हम लेबर कोई करता है, बच्चा लेबर करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए, लेबर जो है वो लेबर आपका सक्सेसफुल का विटामिन है। जी जी। और उसको जो चैलेंज मिलता है स्टूडेंट को, चैलेंज, वो उसका भाग्य है। जो स्टूडेंट को चैलेंज में मिल गया वो भाग्यशाली है। सर, सिर्फ नंबर लाना ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज भी चाहिए? नहीं, नंबर लाना भी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। बच्चे को जानना चाहिए कि नॉलेज रहना चाहिए कि हम जो इस पृथ्वी पर आए हैं, जो मनुष्य बन के, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। जी जी। मेरा उत्तरदायित्व क्या, हम अनायास आए हैं इस पृथ्वी पर, ना मेरा कोई वर्क है, मेरा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को उसको समझना पड़ेगा, इस नॉलेज उसको रखना पड़ेगा। हम अनायास यहाँ नहीं आए हैं, हम किस कर्म के लिए, कि मिशन की स्थापना करने के लिए आए हैं। जैसे कोई भी इस प्राकृतिक शक्ति के सामने जो अवतरित होता है, चाहे पेड़ हो, पौधा है, सूरज हो, चंद्रमा हो, या सबका अपना मिशन है। वो मिशन अपने हिसाब से करता है, तो वो उसका नॉलेज रहना चाहिए कि हम पृथ्वी में अनायास नहीं आए हैं, मेरा मिशन है, उस मिशन को स्थापित करना है। ये नॉलेज उसको रखना पड़ेगा। सर, आज के बच्चों, जैसे कि आज का ये ज़माना मॉडर्न ज़माना है, आज लोग मतलब कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या तो सोशल मीडिया हो, या तो हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़ रही है। तो आज के जो स्टूडेंट है उनको किस तरह की स्किल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, आज के युग में व्यक्ति को, आज का विश्व लेवल में, आपका विश्वकरण में जो मांग है, विश्वकरण ग्लोबलाइजेशन में, उसको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है, आज का जो युग है उसमें उसको, विद्यार्थी को आपका 3 चीज पर ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहीं पढ़े थे, बॉर्डर, शोल्डर और बॉर्डर, शोल्डर। आज के स्टूडेंट को ये ज्ञान रहना चाहिए, जो 3 शब्द है इंग्लिश में, बॉर्डर और शोल्डर, ऑर्डर। एक तो बॉर्डर का मतलब है कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारा जो लक्ष्मण रेखा है, समाज का, राष्ट्र का, संविधान का, उसको हम लांघे नहीं। समाज का भी हमारा मतलब बॉर्डर है, परिवार का भी बॉर्डर है, और संविधान का भी बॉर्डर है, उसको हम लांघे नहीं। उसके दायरे में रह करके हम राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा और परिवार की सेवा करें। दूसरा हो जाता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है जो हमारा गुरुजन से, हमारे शिक्षक से, हमारे परिवार से, माता पिता से जो हमारा संदेश दे रहा है, जो हमारा ऑर्डर दिया जा रहा है, ये काम करो, ये काम करो, उसको अंदरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए। और तीसरे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है शोल्डर। शोल्डर का मतलब है कि शोल्डर उसे कहते हैं जो, उसको इंग्लिश शब्द है, मान लीजिए शोल्डर जोड़ने वाला। तो शोल्डर जो दो को सोल्डिंग करके जोड़ता है, दो लोहे को, टुकड़ा को सोल्डिंग करके जोड़ता है, उसको शोल्डर कहते हैं, जोड़ने वाला शोल्डर। तो स्टूडेंट का ये रहना चाहिए कि हम समाज के, परिवार को, राष्ट्र के व्यक्ति को एक से दूसरे से हम कैसे इसको जोड़ें, उसे विभक्त नहीं करें, उसके लड़ाई नहीं, विभक्त नहीं, उसको जोड़ें।
जोड़ करके उसको देखें कि हमारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ये करना चाहिए। मतलब विद्यार्थी को जोड़ना चाहिए एक से दूसरे को, इसका परम कर्तव्य रखना चाहिए। सर बच्चे को एग्ज़ाम में फेलियर का प्रेशर से कैसे डील करना चाहिए? बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे क्या, पास होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज़ से बच्चे को कैसे मतलब आउटकम्स मिलेगा, मतलब कैसे चीज़ें उभरे बच्चे इस टेंशन से कैसे दूर हो? कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए कि हम भी कोई चीज़ तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो एग्ज़ाम जब तैयारी करते हैं तो लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज़ पर बच्चे को आप क्या करना चाहेंगे? इस चीज़ के बच्चे को करना चाहेंगे और गार्जियन को भी कहना चाहिए कि हो सकता है कुछ परसेंटेज स्टूडेंट जो रहते हैं, छात्र रहते हैं कुछ प्रतिशत, उससे घबराते हैं, कुछ नहीं घबराते हैं, कुछ घबराते हैं। जो बच्चे घबराते हैं उसके परिवार के माता पिता, उसके शिक्षक, उसके परिजन जो हैं उसमें उसको साहस देना चाहिए, उसको साहस बनाना चाहिए। टेंशन मत लो, जो होगा होगा, देखने की ज़रूरत नहीं है और इसमें बच्चों को डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, जब आध्यात्मिक हम में जाएंगे तो आध्यात्मिक में जाते हैं तो गीता में भी मेरा यह है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म जैसा करेगा फल मिलेगा ही। लेबर नेवर गोज इन वैन, इसलिए चिंता मत करो हम फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, रुक जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, ये डरना नहीं है। इस डर को तुम छोड़ दो, इस डर को छोड़ दो। इस डर को छोड़ने में गीता में भी कहा गया है। इसलिए मैनेजमेंट के लिए लॉर्ड कृष्णा को विश्व में सबसे मैनेजमेंट करता माना गया है, मैनेजमेंट का इसीलिए कि डरो मत, उसके कर्म फल की चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल मत करो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जी जी, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके जो तुम्हारे हाथ में उसकी चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, और ये रहना चाहिए। सर आज के जो स्टूडेंट हैं इन लोग किस चीज़ से अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं? क्योंकि जब आप लोग सब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति जो थी वो काफ़ी अलग थी, और आज के बच्चे का शिक्षा जो प्राप्त करने का एक तरीका है काफ़ी अलग है। बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं आज के डेट में, तो उस तरह से मतलब इससे बचने के लिए बच्चों को क्या उपाय है? बात सही है कि स्टूडेंट आज की दुनिया में भटकते हैं। जी जी, कि मोबाइल से, टीवी से, जी जी, या रंग रंगीन दुनिया से, जी जी, पश्चिमी सभ्यता का प्रवेश हो गया है हमारे भारतवर्ष में, उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। और हमारे छात्रों के जो माने अभिभावक हैं, बच्चे को आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। गीता, रामायण, ये सब, भागवत, ये प्रेरित करना पड़ेगा, तभी वो पश्चिमी सभ्यता की ओर भागेगा नहीं। पश्चिमी सभ्यता की ओर भागने से ही लड़का मतलब अपने आप को दूर कर लेता है कर्म से, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सर जैसे होता क्या है कि जैसे आप भी पेरेंट्स रहे हैं, होता है क्या कि बच्चे बनना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम IAS बनो, क्योंकि बगल में एक लड़का IAS बना है। हाँ। तो इस तरह के दबाव जो डालते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को, नहीं तुमको डॉक्टर नहीं, तुमको IAS ही बनना, IPS ही बनना, लेकिन बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर। हाँ। तो इस तरह का प्रेशर से बचने के लिए आप उस तरह के पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हो? बच्चे को प्रेशर देना ही नहीं चाहिए। उसका अंदर आंतरिक जो शक्ति है, जो सबके बीच में वो शक्ति है, वो शक्ति बच्चा को बोल रहा है कि उनको ये बनना है, ये बनना है, उसमें गार्जियन को किसी भी तरफ पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है तुम जो बनना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो, आगे करना चाहते हो, करो, ये करना चाहिए। सर आज के बच्चे को किस विजन के साथ पढ़ाई करना चाहिए? सिर्फ नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए, या तो उसका पढ़ाई नौकरी के साथ साथ उसके फैमिली को भी एक बचा के एक साथ में लेकर चलने की एक प्रवृत्ति होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि बच्चे सिर्फ जॉब के लिए पढ़ें, या उसका शिक्षा का महत्व कुछ और भी होना चाहिए, एम कुछ और भी होना चाहिए? बच्चे शिक्षा के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए और नौकरी के लिए ही पढ़ना चाहिए। तो हम पहले ही बोल चुके हैं, तुम्हारा मिशन बहुत व्यापक है। जी जी, मिशन व्यापक है। बच्चे को कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके, उसको इतनी शक्तिशाली, इतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि वो कुछ दे सके, समाज को कुछ दे सके, राष्ट्र को कुछ दे सके, परिवार को कुछ देने की क्षमता रखे। लेकिन जो देता है वो कठिन परिश्रम करके तपता है, बिना तपे कुछ दे नहीं पाएगा। मुंह से बोलने से कुछ होने जाता नहीं है, जब तक तपेगा नहीं कुछ दे पाएगा। उदाहरण के लिए इस कमरा में बल्ब हमको दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ये बल्ब देख रहे हैं प्रकाश दे रहा है, नहीं वो तपता है,
तपता है तब हमको प्रकाश देता है। सूर्य तपता है तो प्रकाश भी देता है, और प्राण जितने प्राण पावन है सबको प्राण वायु भी देता है, सूर्य देता है, सूर्य देता है। तो उसी से विद्यार्थी को ये सबक लेना चाहिए सूर्य से, वल से, कि जो तपता है वही कुछ देखता है। तपने का मतलब है कठिन परिश्रम, आपको अनुशासन में रहना है और लक्ष्य को साधना है, और तभी लक्ष्य को साध करके आप सही जगह पहुंच करके आप परिवार को भी दे सकते हैं, समाज को भी दे सकते हैं और राष्ट्र को भी दे सकते हैं। सर ये कहना है कि जैसे बच्चे अनुशासन में कैसे रहें, बोला जाता है कि अनुशासन में रहना है, बट बच्चे ये अनुशासन की परिभाषा क्या है? अनुशासन तो पहले मैं बोल दिया, ऑर्डर बोल्डर शोल्डर, ये अनुशासन का ही चीज़ है। 3 एलिमेंट्स है। हाँ, ऑर्डर बोल्डर शोल्डर, ये अनुशासन ही है। और अनुशासन में रहने के लिए व्यक्ति को अपने कार्य की जो रूटीन है विद्यार्थी को बांट लेना चाहिए। हम कब क्या करेंगे, कब पढ़ेंगे, कब सोएंगे, कब खाएंगे, कब हम मतलब माने अपना माने थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, इस मतलब दिमाग से ये सब उसको बांट लेना चाहिए, तभी अनुशासन में रह सकता है। अनुशासन के लिए ये चीज़ आवश्यकता है। हाँ सर, अब कुछ आपसे सवाल है, जैसे कि सर आपके जीवन में कब ऐसा टाइम आया है कि आपको लगा कि हम ये चीज़ बहुत सफल नहीं हो पाएंगे? मतलब कब आपको अपना आत्मविश्वास, कभी ऐसा लगा है कि आपको लगा कि हम आपको नहीं कर पाएंगे, शायद ये मेरे हमसे होगा कि नहीं होगा, फिर वहाँ पर आपको एक मोटिवेशन कहाँ से मिला? आपके जीवन में ऐसा कई समय रहा है कि आप अपने अकेले हो गए हैं, पूरा टूट चुके हैं आप अपने करियर को लेकर के? ठीक है, हमारे मेन मोटिवेशन मिला, जो शिक्षा मिली, मेन चीज़ वो मेरे पिताजी से मिली। पिताजी बराबर करते करते थे, कर्म पर ध्यान दो, कर्म पर रहो, बैठ के मत कुछ माने गप मत हाँको बैठ करके, गप के बैठ हाँकते से आदमी कुछ नहीं कर सकता है, समय बर्बाद होता है, ये होता है। और बोलते थे बैठ के खाने से, उनका भाषा था पिताजी का, बैठ के खाने से नदी का बाली नहीं खुलेगा। हाँ, एक खोटा कहावत में है हम लोग, एक लोकल ट्रेडिशन। पिताजी बोलते थे बैठ के खाओगे तो नदी का बाली भी नहीं समाप्त हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा, इसलिए बैठ के मत खाओ, परिश्रम हो, लगातार परिश्रम करते रहो। परिश्रम करने का मतलब है अनायास आप कर्म में लगे रहें, और अनायास क्रम से लगे रहने पर व्यक्ति में शुद्धता, पवित्रता आती है। उदाहरण के लिए अनावत जहाँ जल का प्रवाह है, जल का प्रवाह यदि एक गड्ढा में समाहित के रुक जाता है तो कुछ दिन के बाद वो उसमें गंदगी हो जाती है, लेकिन वही जल लगातार प्रवाहित होते रहता है तो उसमें शुद्धता बराबर बरकरार रहती है। इसलिए निरंतर कर्म करना चाहिए। सर जैसे है कि कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद वो बच्चा सफल नहीं हो पाता है, और एक पेरेंट्स का प्रेशर रहता है उस बच्चा पे, तुम्हारा नौकरी कब होगा कब होगा। तो उस तरह के पेरेंट्स को और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को प्रेशर देते रहें, या उस बच्चे को किस तरह से ट्रीट करें? क्योंकि नौकरी नहीं होता है तो हमारे एक कहा जाता है कि मिडिल क्लास में नौकरी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है पढ़ाई की ओर, तो गार्जियन प्रेशर करते हैं बच्चों को कि नौकरी नहीं होगा, कब होगा कब होगा। तो इस तरह के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, पेरेंट्स को बच्चों को प्रेरित नहीं करना है, प्रेशर में नहीं डालना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। हाँ, प्रेरित करना चाहिए। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आगे तुम्हारे कुछ अच्छा होने वाला है, ईश्वर ने तुमको कहीं अच्छी जगह बैठाएगा। इससे भी जिस नौकरी के लिए तुम तैयारी करके जाओ फेल हो गए, कोई बात नहीं है, तैयारी करते रहो, हो सकता है इसके बड़ी नौकरी तुमको मिलेगी, और उसको बड़ी नौकरी मिलेगी, इसीलिए वहाँ पर उसका नहीं हो रहा है, मेहनत का एकदम मिलेगी। ऐसे उदाहरण हमारे भारत में बहुत हैं, बहुत सारे उदाहरण। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम थे, मिलिट्री में गए थे, अपना नौकरी के लिए नहीं भरा, लगता है आत्महत्या कर लेंगे, उन बोल रहे थे। तो हमारे चल भी गए थे, हाँ चल भी गए थे, चल तब वहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के जो महात्मा थे, देखे, अरे क्या कर रहा है तुम, नहीं, इससे तुम्हारा अच्छा होने वाला है, घर जाओ, झाड़ा देश को, मुझसे बहुत अच्छा होने वाला है, तुम घर जाओ, इसलिए तुमको भगवान यहाँ नहीं होने दिया। वही अब्दुल कलाम फिर घर आए, वही बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गए और राष्ट्रपति भी बन गए। तो इसलिए बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, तुम जिस छोटे काम में नहीं हुआ छोड़ दो, इससे अच्छा होने वाला है, ये बच्चे को बनना चाहिए। सर जैसे बच्चे सफल होने के बाद
जब तक बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी करता है यूपीएससी का, उसकी सिलेक्शन आईएएस में हो जाती है, या सिलेक्शन बड़े जॉब में हो जाती है, तो जॉब प्राप्त करने के बाद उसको समाज के प्रति, घर के प्रति, दोस्तों के प्रति कैसा बिहेव होना चाहिए? देखिए, ये नेचुरल ऐसा हो गया है कि जब कोई आईएएस बन जाता है, आज के युग में हम देख रहे हैं, कुछ अच्छे हैं तो उसमें थोड़ा अहम आ जाती है। अहम नहीं आना चाहिए। अहम भी जो है थोड़ा सा अंदर में अहम आ गया, किसी भी व्यक्ति का अहम आ गया, जो आईएएस हो या दूसरा हो, तो अहम आने से व्यक्ति का गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए अहम कभी उसको नहीं होना चाहिए कि हम आईएएस अफसर हैं, हम उससे ऊपर हैं, हमारा वो नीचा है, हमारा ये है, उससे कुछ नहीं, क्या बात उससे करें, ये नहीं होना चाहिए आईएएस अफसर को। उसको किसी को भी अहम दिल में लाना ही नहीं चाहिए। अहम ही व्यक्ति का पतन का कारण बनता है। जैसे आपका समय बहुत ले लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है कि सर, आपको जिन्होंने शिक्षा दिया, चूँकि हो सकता है गुरुजी आपके भी हैं कि जिन्होंने शिक्षा दिया वो भी इस धरती में है कि नहीं है, लेकिन फिर भी अपने गुरुओं को, जिन्होंने आपको शिक्षा प्राप्त करने में या यहाँ तक पहुँचने में आपको जो हेल्प किया है, उनको सर आप क्या कहना चाहेंगे? ताकि ये क्वेश्चन हम इसीलिए पूछें ताकि हम जैसे बच्चों, जो हम लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब अच्छे पद पर चले जाते हैं तो अपने गुरु को ही भूल जाते हैं। तो सर, आपके अकॉर्डिंग जो आपको शिक्षा दिए हैं, जो आपको इस पोस्ट तक पहुँचाएँ, इस जगह तक पहुँचाएँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शिक्षक, हाँ, जो आपके शिक्षक रहे हैं, क्योंकि धरती में है नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे जो शिक्षक जो हैं, विशेष करके हमारे मनोज माता जी और सब नाम बहुत फेमस सुने शिक्षक। हाँ, और सब शिक्षक थे। आपका सेंट कोलम्बस कॉलेज में भी हमको शिक्षक, हजारीबाग, वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.सी. बनवार, वहाँ के हमारे के डॉक्टर के.पी. शर्मा, डॉक्टर सी.पी. शर्मा, और जो शिक्षक थे, पता नहीं हमको बहुत मानते थे। किस व्यू से मानते थे नहीं जानते हैं, नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने भी हमें यही दिया कि अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, कोई किताब की आवश्यकता है और कोई आवश्यकता है तो मैं तुमको दूंगा, लेकिन पढ़ो, परिश्रम करो। सब शिक्षक, चाहे रामरुद्रा से लेकर के सेंट कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग तक, इवन हमारे 7 जो कुरमा के स्कूल के टीचर, हमारे जो खीरोदर महतो थे मास्टर, उन्होंने भी हमको प्रेरित किया। तो शिक्षक एक बहुत बड़ा माने ज्ञानकर्ता होता है, एक बहुत बड़ा माने आपको विवेक देने वाले होते हैं, जो बच्चे को सही दिशा की ओर इंगित कर देते हैं, इंगित दिखा देते हैं। वही शिक्षक दिखाया और उसी इंगित पर, उसी लक्ष्य को दिखा दिए, ये करना है, हम उसी के उपदेश से उस लक्ष्य की ओर चले और हम मोटा मोटी वहाँ पर प्राप्त कर लिए शिक्षक से। तो आज सर से हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, और हमें इस तरह के लोग का पॉडकास्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग का पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे शख्सियत को कैमरा के सामने लाना जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका जो ज्ञान है, इनका जो एक्सपीरियंस है, वो हम सब के बीच चलना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि इससे एक नहीं, दो नहीं, कहा जाता है कि एक डॉक्टर ख़राब होता है तो एक पेशेंट को मार सकता है, लेकिन एक शिक्षक खराब हो जाए तो पूरे समाज को मार सकता है। तो इसलिए एक शिक्षक का जो अच्छा मैसेज, शिक्षक अच्छा मैसेज देता है, उन मैसेज को समाज तक फैलाना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा से आप एक बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टी या तो गवर्नमेंट कितनी ताकत लगा ले, अगर उनके उस एफर्ट में शिक्षा का अंश नहीं हो तो उनकी जो कोशिश है वो बेकार हो जाती है। इसीलिए हम सब मिलकर शिक्षा को बढ़ा दें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हम इसी एसएस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं। हमारे गुरुजी हैं। जब हम आज कॉलेज में पॉडकास्ट के लिए आए तो सर से मुलाकात हुई। बहुत नसीब वालों को अपने शिक्षक से मिलना होता है एक पद पे जाने के बाद। मैं बहुत बड़े पद पर तो नहीं हूँ, एक छोटा सा पद पर एक स्कूल में प्रचार के तौर पर काम कर रहा हूँ, और हम हमेशा कहें कि हम जिस जगह पे आ जाएँ हमारे इन गुरुओं का देन है। तो सर से मुलाकात हुई, सर का एक्सपीरियंस भी कुछ ले लेते हैं, ताकि हमारे जीवन में और हमारे जीवन के साथ साथ वो सारे लोग जिनको शिक्षा के महत्व के बारे में पता है या शिक्षा की जिज्ञासा है, जो जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए सवाल है। सर, आज के बच्चों को किस तरह का मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आप इस कॉलेज में बहुत लंबे समय से हैं, आप बच्चे के बिहेवियर में हमेशा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो हम लोग जब एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, या तो आप लोग जब एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, उस वक्त के बच्चे में और आज के बच्चे में टीचर्स के प्रति सम्मान किस स्तर तक क्या है? वास्तव में युग बदलता है तो युग बदलने के साथ उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। यही हुआ भी
सबसे पहले तो बता दूं कि गुरु की पहचान उनके छात्रों से होती है। आज आप जहाँ जिस पद पर हो या जो कर रहे हो उसमें न केवल तुम्हारी मेरी भी पहचान छुपी हुई है। जी जी इसीलिए गुरु बहुत व्यापक शब्द है भी। जी जी। और आधुनिक समय में जो बच्चे हमारे हैं वो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। आवश्यक भी है, अर्थयुग है इसीलिए आवश्यक भी है। बावजूद उसमें जो शुचिता होनी चाहिए, जो अनुशासन होना चाहिए, परिवार के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए इसका, और गुरु के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए उसमें कुछ गिरावट आई है। गिरावट आने का कारण कि वो आज के समय में पुस्तकों से और गुरुओं से जुड़ने की अपेक्षा ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उससे अधिक जुड़ गए। तो उसमें मीडिया में क्या हो रहा है कि विद्वान पर्सन भी आ रहे हैं, विद्वान व्यक्ति भी आ रहे हैं, उसके साथ साधारण तबके के लोग भी आ रहे हैं, वो भी अपना कुछ न कुछ ज्ञान बांट रहे हैं। और उसका प्रभाव देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप जो कहा जाता है, तो ऐसे ही सुनने देखने से कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता है। वही आज के और जितनी छोटी चीज़ रहेगी उतना उसका व्यापक प्रभाव होता है। हीन चीज़ का प्रभाव अधिक तेज़ी से होता है, अच्छाई का प्रभाव बहुत देर से होता है। तो हीनता जो परोसी जा रही है समाज में उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जा रहा है और बच्चे प्रभावित होकर के अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। यही सर, बच्चे अनुशासन में किस प्रकार से अपने आप को ढाले हैं? उनके पेरेंट्स और शिक्षक दोनों ही बच्चों को अनुशासन किस प्रकार से दें ताकि बाद में जाकर ना तो शिक्षक की बदनामी होगी और ना तो ना तो उनके पेरेंट्स की बदनामी होगी? अभी क्या हो रहा है कि जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी खुलेपन के शिकार हो गए हैं। एक खुलापन में हम बच्चों को क्या दे रहे हैं और उसका भविष्य कैसा गढ़ रहे हैं इसके प्रति बहुत उदासीन हो चुके हैं। यदि वो सजगता लावें, स्वयं सजगता लावें कि हमारे बच्चे भविष्य में परिवार के लायक और समाज के लायक, तदुपरांत राष्ट्र के लायक बनने के जो जो आयाम हैं। अब सुबह उठ कर के प्रणाम करने में, चूँकि आज जो पश्चिमी संस्कृति जो फैल रही है, जैसा कि वेस्टर्न कल्चर, हाँ, प्रिंसिपल सर ने कहा, तो होता क्या है कि उसमें गुड मॉर्निंग और गुड डे से काम चल जाता है। जी जी। तो आदमी को संशय होता है कि अपने पिता का पैर छुए कि नहीं, माता का पैर छुए, गुरुजनों का पैर छुए कि नहीं, और इस मनोभाव के कारण उसको थोड़ा सा हीनता महसूस होती होगी, जिसके कारण वो अनुशासन की कड़ी से टूट रहा है। पहले तो चूँकि विनयशीलता को ही पात्रता की कसौटी मानी जाती है। चूँकि विनयम याति पात्रता, विनय से ही पात्रता आती है। तो विनयशीलता अब देखने को नहीं मिल रही है। ये पाश्चात्य संस्कृति का संभवतः प्रभाव है। लेकिन यदि हम भारतीय परिवेश में, जैसा हमारा घर और परंपरा है, केवल परंपरा का भी निर्वाह करने में योगदान दे दें अभिभावक और अभिभावक के बाद उनके उनकी संतति, तो निसंदेह ये अनुशासन स्वयं भी पालित हो जाएगा। सर, विद्यार्थी को कोई दो ही मैसेज कम शब्दों में आप बताइए जिससे बच्चे उन आपके विचार से अपने भविष्य को एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाने में उससे मदद मिलेगी। कोई दो उद्देश्य बताइए। अधिक से अधिक समय वह विद्या अर्जन में लगे और अपने जीवन के सर्जन में लगे। बहुत अच्छा। कैसे हम जीवन को सुंदर बना सकें इसकी भी परिकल्पना और निर्माण, स्वयं का दायित्व स्वयं लेना होगा। और हर समय कहा गया है कि अजरा अमरा बत प्राज्ञु विद्यार्थम च संचिंतयेत। अपने आप को अजर अमर ऐसा जान करके विद्या और अर्थ का संचयन करना चाहिए। यह नीति का अवलंबन कर ले, यह नीति को अपना ले कि वह विद्यार्जन भी रोज करेगा और अपने जीवन की सृष्टि स्वयं करेगा, सुंदर सृष्टि स्वयं करेगा, वो गढ़ लेगा सुंदर से। सर, कोई एक मैसेज बताइए जो आज के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए किस तरह की सहजता, किस तरह के विचार रखें, क्योंकि बहुत बदलाव हो गया है समाज में। एक मॉडर्न नहीं है, वेस्टर्न कल्चर से बहुत सारी चीज़ डैमेज कर दिया है जिसमें हमारे समाज को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बेटा या तो एक बेटी, एक पेरेंट्स होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? अपने गार्जियन के प्रति कैसा बिहेव हमेशा रखना चाहिए? आधुनिक बच्चे जिस चीज़ को तर्क समझ रहे हैं वह तर्क नहीं कुतर्क है। यदि अपने अभिभावक का वो
वो अच्छा है बुरा है बिना विचार किए अंधभक्ति में भी पिता और माता और गुरुजन का बात मानना शुरू कर देंगे, अनुपालन करना शुरू कर देंगे, तो वो अनुशासित और सुंदर जीवन जीने के अधिकारी हो जाएंगे। चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। दो महान शख्सियत से हमने आज मुलाकात की। ये कोशिश जारी रहेगा, क्योंकि हमारा एक ही उपदेश है, एक ही मोटो है कि हाउ टू स्प्रेड द गुड नॉलेज बिटवीन द सोसाइटी, बिकॉज विदाउट एजुकेशन, विदाउट अवेयरनेस, we cannot build a great society. Only government's effort is not possible to create a grateful society. So thanks. I will come in the next video. That's all. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks a lot.